वी वर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर द पेजेंट्स एंड द राज। हम बातचीत कर रहे थे इस चैप्टर की, जहाँ पे हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे थे, पेजेंट्स यानी छोटे किसान और राज यानी कंपनी। कंपनी को अक्सर कंपनी राज की तरह कहा जाता है। तो पेजेंट्स यानी छोटे किसानों का और राज का क्या आपस में लिंक था, और किसानों की जिंदगी पर राज से, कंपनी राज से कैसे असर पड़ रहा था, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में थोड़ा बहुत अभी तक समझने की कोशिश करी है। हमने ये जानने की कोशिश करी अभी तक, हमने ये समझा कि कंपनी जब कंपनी के पास बंगाल की हुकूमत अपने पास आ गई पूरे तरीके से, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद, तब कंपनी ने किसानों से बुरी तरीके से खेती करवाना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1770 में बंगाल फैमिन हुआ। यानी ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल, यानी भुखमरी हुई 1770 में बंगाल में। आपको जान के हैरानी होगी कि 1770 में बंगाल फैमिन हुआ जब अंग्रेजों की हुकूमत वहां पे स्टार्ट हुई थी डायरेक्टली। यानी कंपनी ने डायरेक्टली जब रूल करना शुरू किया बंगाल में, तब 1770 का फैमिन हुआ था। और जब कंपनी का रूल खत्म हुआ बंगाल में, तो वो भी बंगाल के दूसरे फैमिन के साथ ही खत्म हुआ। यानी बंगाल फैमिन में ही के साथ ही कंपनी का रूल शुरू हुआ, और बंगाल फैमिन के साथ ही कंपनी का रूल खत्म हो गया। अब ध्रुव, अधिराज एंड श्रेया, बेटा पुट योर हैंड्स डाउन। अब हुआ ये कि कंपनी ने जब ये देखा कि इतने ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, तो कंपनी ने फिर कुछ पॉलिसीज बनाई, लैंड पॉलिसीज बनाई। जमीन से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको रेवेन्यू कहा जाता है। सो रेवेन्यू की पॉलिसीज बनाई, रेवेन्यू के सेटलमेंट्स बनाए, जिन सेटलमेंट्स के जरिए ढंग से टैक्स कलेक्ट किया जा सके किसानों से, एक प्रिडिक्टेबल मैनर में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक ढंग के तरीके से किसानों से टैक्स कलेक्ट किया जा सके, इसलिए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स कंपनी ने बनाए। ऐसा कंपनी का कहना था, ये कंपनी का कहना था कि हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इसलिए बना रहे हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से टैक्स कलेक्ट कर सके, लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ भी ना पड़े, और लोग सही तरीके से अपने टैक्सेस को पे कर पाए। ये कंपनी का कहना था। लेकिन किसानों के ऊपर उन पॉलिसीज का क्या असर पड़ा, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। तीन मेजर सेटलमेंट्स थे, तीन मेजर पॉलिसीज थी जो कि अंग्रेज कंपनी हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए लेकर आई थी। पहली पॉलिसी जिसके बारे में हमने अभी बात कर लिया है, पहली पॉलिसी का नाम था परमानेंट सेटलमेंट, जो हम पहले ही पिछली क्लास में जिसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था, और परमानेंट सेटलमेंट में कहा गया था कि गांव की जितनी भी, बंगाल के हर एक विलेज की जितनी भी गांव थी, गांव थे, और गांव की जितनी भी जमीन थी, वो सारी जमीन जो थी वो जमींदार को दे दी गई। और जमींदार से कहा गया कि देखो भाई, ऐसा है कि ये जमीन तुम्हारी है, तुम इसके ऊपर किसानों से खेती करवाओ, और खेती करवाने के बाद तुम हमें टैक्सेस पे करो। यानी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी अब जमींदार की हो गई। तो जमींदार के पास क्या था कि जमींदार के पास पावर आ गई, क्योंकि अब जमींदार गांव के जितने भी लोग थे उनसे टैक्सेस अपने आप कलेक्ट कर सकता था, वो एक तरीके से उनका मालिक हो चुका था। और नदी, तालाब, जंगल, या घास वाली जमीन, इन सारी चीजों की पावर अब जमींदार के अपने हाथ में थी, और जमींदार जिस किसान को अलाउ करता था वही जा करके इन रिसोर्सेज से अपनी फायदे उठा सकता था। यानी तालाब से, नहर से, ये घास चराने के लिए, जानवरों को घास चराने के लिए जो जमीन होती है, घास वाली जमीन, या जंगल की जमीन, जंगल के पेड़ वगैरह, ये सारी चीजें अब जमींदार के कब्जे में आ चुकी थी, और जमींदार अब गांव का एक तरीके से पूरा मालिक हो चुका था। सो जमींदार जो कहता था वही फॉलो किया जाना जरूरी हो जाता था। वहीं जमींदार जो था वो अंग्रेजों का एक तरीके से गुलाम हो चुका था। सो जमींदार को टैक्सेस कलेक्ट करना था किसानों से, और अंग्रेजों को दे देना था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जमींदार तो अंग्रेजों के करीब हो गए, क्योंकि जमींदारों को अच्छा लगने लगा कि अंग्रेजों ने उनको इतना ऊंचा समझा, कि उनको कंपनी ने उनको इतना अच्छा समझा कि कंपनी ने उनको एक तरीके से ऑफिसर बना दिया कि तुम मालिक हो टैक्स के, तुम कलेक्ट करोगे टैक्स और हमें पे करोगे। तो जमींदार तो हो गए कंपनी के करीब, लेकिन किसानों के साथ क्या हालत हुई? किसानों के साथ हालत ये हुई कि एक रूल बना दिया गया था कि अगर जो तारीख डिसाइड करी गई है, उस तारीख से पहले पहले किसानों ने अगर टैक्स पे नहीं किया, तो किसानों की जमीन को किसी और के नाम शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा और किसी और को बेच दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए 20 जनवरी 2021 एक तारीख तय करी गई कि आपको इस तारीख को टैक्स पे करना है,
तो 20 जनवरी 2021 की शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले अगर टैक्स नहीं पहुंचा तो 21 जनवरी की सुबह को उस किसान की जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। इस तरीके का रूल बना दिया गया था। अब इससे क्या होता था कि किसान डरा हुआ रहता था। किसान को मालूम था कि अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाया तो उसकी जमीन सुबह को ही बेच दी जाएगी। इसलिए किसान डर की वजह से, अगर उसकी फसल अच्छी नहीं हुई है। अच्छा, एक और चीज थी, इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट क्यों रखा गया? क्योंकि परमानेंट का मतलब ये था कि फिक्स कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है कि इतना ही टैक्स पे करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने ये बता दिया था कि आने वाले कई सालों तक हम टैक्स चेंज नहीं करेंगे। जितना टैक्स आपसे आज कलेक्ट करते हैं उतना ही हम आगे टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं। इसलिए सरकार ने जो था वो ये रूल लगा दिया था कि देखो भाई, फसल अगर अच्छी होती है तो टैक्स तुम ज्यादा पे तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, उतना ही टैक्स पे करोगे जितना फिक्स है। फसल अगर खराब होती है तो भी हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तुम हमसे आकर के ये नहीं बोल सकते कि साहब फसल अच्छी नहीं हुई है, इस वजह से हम आपको टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर तुमने टैक्स पे नहीं किया तो सुबह को तुम्हारी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। अब इससे हुआ क्या? इससे किसान हमेशा डरा रहता था। किसान हमेशा, जब उसकी फसल खराब होती थी, वो जाता था मनी लेंडर से पैसे लेता था उधार पे, इंटरेस्ट पे, और वो पैसे लेकर के टैक्स पे कर देता था। अगर उसकी जमीन एक बार उसे उधार अगर मनी लेंडर से ले लिया, और मनी लेंडर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बहुत ज्यादा हुआ करता था, सो मनी लेंडर्स वुड ऑलवेज चार्ज अ लॉट ऑफ मनी। मनी लेंडर्स हमेशा बहुत ज्यादा पैसा चार्ज किया करते थे। तो एक बार अगर किसान ने मनी लेंडर से पैसे ले लिए उधार पे, तो वो हमेशा मनी लेंडर के तले दब जाया करता था। एक तो ये होता था। दूसरा क्या होता था? अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाया, सॉरी, अगर वो लोन पे नहीं कर पाया, तो मनी लेंडर उसकी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया करता था। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर जमीन का टैक्स पे नहीं कर पाया किसान, तो कंपनी उसकी जमीन को अपने अंडर में ले लेती थी और फिर उसको नीलाम कर देती थी। अब जमीन जो नीलाम करती थी वो आमतौर पे सबसे महंगी जो खरीदते थे वो मनी लेंडर्स ही खरीदते थे। पैसे वाले होते थे क्योंकि मनी लेंडर्स, तो वो ही खरीदा करते थे। मनी लेंडर्स जो थे वो शहरों में रहा करते थे। इस वजह से मनी लेंडर्स जब शहरों में रहते थे तो गांव में तो आते नहीं थे। इस वजह से वो अपने लोगों को, अपने जितने भी बदमाश थे, गुंडे थे, उनको गांव भेजा करते थे और कहा करते थे कि जबरदस्ती खेती करवाओ लोगों से। इस वजह से वो किसान जिसकी जमीन नीलाम कर दी गई, उसको फिर भी उसी जमीन पे खेती करना पड़ती थी और मजबूरी में करना पड़ती थी। जबकि अब वो उसकी जमीन रही भी नहीं, उसकी जमीन बेच दी गई है, लेकिन उसको इसीलिए खेती करना पड़ती थी क्योंकि मनी लेंडर ने अपने बदमाशों को भेज करके कहा था कि खेती करो। अब ये जो मनी लेंडर्स थे ये तो आमतौर पे शहर में रहा करते थे। इनको पता भी नहीं होता था कि गांव वाले किस परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और ना ही उसकी उन लोगों की, इन मनी लेंडर्स की जमीन से कोई लगाव था। किसानों का जमीन से लगाव हुआ करता था, मनी लेंडर्स का जमीन से कोई भी लगाव नहीं था। और इसकी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहा जाने लगा एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब है कि लैंडलॉर्ड्स एब्सेंट हुआ करते थे। लैंडलॉर्ड्स कौन थे? मनी लेंडर्स। एब्सेंट क्यों होते थे? क्योंकि वो गांव में नहीं रहते थे, शहरों में रहा करते थे, और इसकी वजह से उनका जमीन से कोई भी लगाव नहीं होता था। फिर से समझ लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट की क्या क्या खासियतें थी। परमानेंट सेटलमेंट की खासियत ये थी कि जमींदारों को मालिक बना दिया गया था, जमींदारों के पास जमीन का सारा अधिकार आ गया था। दूसरा, फार्मर्स जो थे वो एक तरीके से अब टेनेंट्स की तरह बन गए थे, किराएदार की तरह बन गए थे। और अब वो अब ना तो जंगल की जमीन इस्तेमाल करते थे, ना कर सकते थे, ना तो जंगल के पेड़ पौधों का या जंगल की जमीन का इस्तेमाल कर सकते थे, ना ही घास चराने के लिए घास वाली जो जमीन होती है उसका इस्तेमाल कर सकते थे, ना ही वो नहरों से पानी ले सकते थे अपनी फसलों को पानी देने के लिए, और ना ही तालाब, मछलियां जिन तालाबों में पाई जाती थी उन तालाबों का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि वो सारी चीजें अब जमींदार के कब्जे में आ चुकी थी और जमींदार से परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते थे, और वो पूरे तरीके से जमींदार के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। कंपनी को क्या फायदा हुआ परमानेंट सेटलमेंट से? कंपनी को ये फायदा हुआ कि कंपनी ने फिक्स कर दिया कि खेती अच्छी हो कि खराब हो, आपको हमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से
कंपनी की जो कोई जो इनकम थी वो एकदम परमानेंट हो गई और रेगुलर हो गई, यानी हर बार फिक्स उसकी इनकम आने लगी, रेगुलर आने लगी। ऐसा नहीं था कि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, बल्कि फिक्स, क्योंकि जमींदारों को जिम्मेदारी दे दी गई और जमींदार किसी भी तरीके से टैक्स कलेक्ट करते थे और कंपनी को पे कर दिया करते थे। किसानों के साथ क्या हुआ कि किसान पूरे तरीके से देवर एट द मर्सी ऑफ जमींदार, यानी जमींदार के ऊपर डिपेंडेंट थे। जमींदार जो भी चाहेगा वो उनसे करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, किसान अगर फसल खराब हो गई तो उनको मनी लेंडर से पैसे लेना पड़ते थे एट हाई इंटरेस्ट रेट्स, यानी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे उनको पैसे लेना पड़ते थे। अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई। आगे आते हैं। अगर रीपे नहीं कर पाए लोन्स को, अगर रीपे नहीं कर पाए लोन्स को तो क्या होता था, तो फिर जो किसान थे वो क्या करते थे, या तो मजदूरी करते थे उसी खेत पे जिस खेत के वो पहले मालिक हुआ करते थे, अब उनकी जमीन बेच दी गई, या वो शहरों को चले जाते थे और शहरों में जाकर के कोई और नौकरी तलाश किया करते थे। ये था परमानेंट सेटलमेंट। अब इससे कंपनी को नुकसान होने लगा। कंपनी को नुकसान क्यों होने लगा, अभी हम पहले परमानेंट सेटलमेंट के बाद ये महलवारी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये वाला पढ़ेंगे दूसरा, रैयतवारी सेटलमेंट। अब कंपनी को नुकसान क्या होने लगा, जमींदारों के होने से। जमींदारों के होने से कंपनी को एक फायदा तो ये हुआ कि कंपनी को अब अपनी तरफ से ऑफिसर्स रखने की जरूरत नहीं थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, बल्कि कंपनी ने जमींदारों को रख लिया था। जमींदार ही ऑफिसर्स का काम करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और कंपनी को टैक्स दिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ कंपनी को नुकसान क्या होने लगा कि जमींदारों को जो कट देना पड़ता था, जमींदार जो अपने पास पैसा रखा करते थे, जमींदारों को जो कमीशन देना पड़ता था, वो कंपनी को खटकने लगा। कंपनी को ये चीज बुरी लगने लगी कि जमींदार ऐसा तो कुछ है नहीं कि फसल खुद उगाते हैं, खेती खुद करते हैं। जमींदार तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद हमें दे देते हैं, अपने आप तो खेती करते नहीं है, तो फिर हम उन्हें किस बात का कट दें। कंपनी को जब ये बात खटकने लगी तो कंपनी ने लगभग 27 साल बाद, 27 ईयर्स लेटर, परमानेंट सेटलमेंट जैसा हमने ऊपर पढ़ा वो 1793 में बनाया गया था, और ये वाला सेटलमेंट 1820 में बनाया गया और इसका नाम कर दिया गया रैयतवारी सेटलमेंट। अब रैयतवारी सेटलमेंट का मतलब क्या है, रैयतवारी जो ये शब्द है ये बना है, इसको रेयतवारी लिखते हैं और रैयतवारी पढ़ते हैं। रैयत जो शब्द है वो बेसिकली, रैयतवारी जो शब्द है वो बना है रैयत से, और रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है। सो रैयतवारी सेटलमेंट का मतलब है किसानों का सेटलमेंट, जिसमें किसानों को डायरेक्टली मालिक बना दिया गया उनकी अपनी जमीन का, यानी जमींदारों को हटा दिया गया और कंपनी ने डायरेक्टली किसानों को मालिक बना दिया, और किसानों को उससे कहा कि आपको जमींदार को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली हमें टैक्स पे करोगे। अब इससे क्या हुआ, इससे किसानों को ये खुशी महसूस हुई कि चलो भाई, जमींदारों को अगर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और हमें कंपनी को टैक्स पे करना है, तो जमींदारों को जो हमें कट देना पड़ता था वो हमें नहीं देना पड़ेगा, और अब सीधा सीधा हम कंपनी को पे करेंगे तो हमें कुछ कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे क्या चाल चली, कंपनी ने जमींदारों को हटाया और अपने आप ही जमींदार बन गई, यानी जमींदारों के बदले का भी जो पैसा था वो कंपनी ने अपने आप लेना शुरू कर दिया। और कंपनी ने किसानों से कहा कि देखो भाई, ऐसा है, तुम्हारा टैक्स अब पहले से भी ज्यादा हाई है, यानी रेवेन्यू वाज वेरी हाई एंड इट वाज कलेक्टेड रिजिडली, यानी उसको जोर के साथ, फोर्स के साथ कलेक्ट किया ही जाता था टैक्स को, चाहे किसान की फसल बर्बाद हुई हो चाहे नहीं हुई हो, रैयत को यानी किसान को टैक्स पे करना ही पड़ेगा, चाहे उनकी फसल बर्बाद भी हो गई हो तब भी उनको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ में ये टैक्स फिक्स नहीं था। इस टैक्स में ये कहा गया था कि हर 20 से 30 साल बाद इस टैक्स को दोबारा रिवाइज किया जाएगा और टैक्स के रेट और बढ़ा दिए जाएंगे। इस सिलसिले से क्या हुआ, इस पॉलिसी से क्या हुआ कि किसान की हालत तो और ज्यादा खराब हो गई, किसान टैक्सेस के बोझ के नीचे दब गया, और उसके साथ फिर वही स्थिति हो गई कि फिर उसे जमींदारों से या मनी लेंडर्स से पैसे लेना पड़ते थे, और मनी लेंडर्स फिर उनको उनसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे। और एक बार अगर वो मनी लेंडर से पैसे लेते थे तो कभी भी मनी लेंडर के जकड़ से वो छूट नहीं पाते थे, और हालत ये हो जाती थी कि दो दो तीन तीन जनरेशन तक, यानी दादा का लोन पापा पे आया और पापा का लोन बेटे पर आया, इस तरीके से सारे तीन तीन चार चार जनरेशन तक वो लोन चलता रहता था, और जबरदस्ती मनी लेंडर्स जुल्म किया करते थे इन किसानों के ऊपर कि तुमने हमसे पैसा लिया था तो अब तुम हमारे 10
तरीके के काम करोगे। वहीं दूसरी तरफ जमींदारों को किसानों को पूरी तरीके से फायदा होने लगा। सॉरी, नॉट किसानों को, आई एम सॉरी, किसानों को नहीं, कंपनी को पूरे तरीके से फायदा होने लगा, क्योंकि कंपनी अब अपने आप ही जमींदार बन चुकी थी। आप लोगों में से कुछ लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, मैं वो मैसेजेस देख लूं एक बार, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साहिल का सवाल है कि सर, जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, आ, उन्होंने बंगाल के फार्मर्स की मदद क्यों नहीं करी? वो बंगाल के फार्मर्स के साथ क्यों नहीं आए? उन्होंने बंगाल के फार्मर्स के साथ मिलके कंपनी के खिलाफ या जमींदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? साहिल, इसके बारे में हम आगे आके बात करेंगे कि कैसे हल्के हल्के करके सिपाही भी जुड़ने लगे थे, लेकिन पहले सब लोग अपना अपने हिस्से का स्ट्रगल कर रहे थे। बाद में जब सब लोगों को महसूस हुआ कि कंपनी सभी के ऊपर जुल्म करती है, तो सब एक साथ मिलेंगे और फिर एक ऐसा समय आएगा जब सब कंपनी के खिलाफ मिल जाएंगे और कंपनी को इंडिया के बाहर भेज दिया जाएगा, इंडिया से निकाल दिया जाएगा। अरीब इज आस्किंग सर, हाउ मच इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट सर कितना चार्ज किया करते थे? इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता था, लगभग लगभग 30 से 40% के आसपास इंटरेस्ट रेट होता था। यानी अगर 100 रुपए लिए हैं तो 40 रुपए उसमें इंटरेस्ट के लिए देना पड़ेंगे, यानी जब आप लौटाएंगे तब आप 140 रुपए लौटाएंगे। लेकिन अगर आपने पूरे पैसे नहीं लौटाए तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पैसे आपने लोन में लिए थे उस पैसे से कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट का पैसा बन जाता था। यस श्रेया, आई नो दे आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। बार बार एडमिट होने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। वो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि उनको एडमिट करने की। आई होप कि वो एडमिट हो जाएं। जमींदार इज सेइंग, अच्छा ओके, आ जाते हैं जमींदार वाले सवाल के ऊपर। यस, श्रेया इज आस्किंग, श्रेया का कहना है कि सर, रैयतवाड़ी सेटलमेंट होता था मद्रास में और बॉम्बे वाले एरिया में, जबकि बंगाल वाले एरिया में अभी भी पुराना वाला सेटलमेंट यानी परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंगाल बिहार वाला एरिया अभी भी लॉस में है ब्रिटिश के लिए, और जो बंगाल वाला एरिया है वो फायदे में, बॉम्बे वाला एरिया फायदे में आ गया है। यस, एक तरीके से कह सकते हैं श्रेया कि ये था कि बंगाल वाला एरिया नुकसान में चल रहा था, जबकि ये वाला एरिया फायदे में आ चुका था। मद्रास वाला एरिया फायदे में आ चुका था। लेकिन क्योंकि कंपनी ने समझौता कर लिया था, जमींदारों को परमानेंटली अपॉइंट कर लिया था और ये कह दिया था कि अब हम चेंज नहीं करने वाले हैं, तो इस वजह से कंपनी एक तरीके से मजबूर हो चुकी थी कि कंपनी उसको पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकती थी, क्योंकि अदालत में जाकर के ये बात फिक्स कर ली गई थी कि परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया है। आरुष इज आस्किंग सर, फिर तो फार्मर्स को दोनों को पैसे देने पड़ते होंगे, कंपनी को भी और मनी लेंडर्स को भी। सर, व्हाई ओनली साउथ एशियन कंट्रीज हैव पीएम, व्हाई डोंट दे हैव प्रेसिडेंट लाइक अदर फॉरेन कंट्री, एंड व्हाई अदर कंट्रीज डू नॉट हैव पीएम? आरुष ने दो सवालों को मिक्स कर दिया है। आरुष, ये पीएम वाला जो सवाल है बाद में कभी दे पाऊंगा, क्योंकि अभी दे पाना पॉसिबल नहीं है। फार्मर्स वाली बात है, जी हाँ, फार्मर्स को कंपनी को जहां पे कंपनी, जहां पे एक तरीके से देखिए, फार्मर्स तो पूरी तरीके से दबे ही हुए थे, उनको जमींदारों को पैसे देना पड़ते थे और जमींदारों को उतने पैसे देना पड़ते थे जितने जमींदारों को अपना भी खर्चा निकले और कंपनी का भी टैक्स चला जाए। यानी जमींदारों को डबल पैसे देते थे, कंपनी के बदले के भी पैसे देते थे और जमींदारों को अपना कट भी दिया करते थे। जब जमींदारों को हटा दिया गया बंगाल वाले एरिया, सॉरी, मद्रास वाले एरिया में रैयत वाले सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, तो किसानों ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, अगर जैसे बंगाल में जमींदार है, यहाँ पे कंपनी ने जमींदार इंट्रोड्यूस नहीं करें तो बड़ी अच्छी बात है, हम आराम से यहाँ पे कंपनी को टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने फिर इतने हाई टैक्स रख दिए कि जो जमींदारों के ही बराबर हो गए, तो किसानों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, पॉजिटिव असर नहीं पड़ा, किसानों की जिंदगी पर बुरा ही असर पड़ा। ध्रुव इज आस्किंग सर, ब्रिटिशर्स टैक्स लेते क्यों थे फार्मर्स से? बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फार्मर्स से टैक्स इसलिए लिया जाता था क्योंकि उसी टैक्स के पैसे से जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉटन खरीदा करते थे, कॉटन और सिल्क ये खरीदते थे इंडिया से ही,
और कॉटन और सिल्क को बाहर ले जाकर के इंटरनेशनल मार्केट में बेचा करते थे। और कॉटन और सिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, इस वजह से कॉटन और सिल्क को सबसे ज्यादा महंगे प्राइसेस पर यूरोप के लोग, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज खरीदा करते थे। और ब्रिटिशर्स यहाँ से कॉटन खरीदते थे, सिल्क खरीदते थे यहीं के किसानों के पैसों से, और वहां ले जाकर के बेच दिया करते थे। और इस तरीके से इंडिया गरीब होने लगा और ब्रिटेन ब्रिटेन अमीर होने लगा। और इस वजह से इंडिया जो सोने की चिड़िया था वो हल्के हल्के होकर के उसका सारा सोना, उसका सारा पैसा बह करके बाहर जाने लगा। तीसरा, अब तीसरे सेटलमेंट के ऊपर आते हैं, महलवारी सेटलमेंट के ऊपर। आर्यन का कहना है सर नीलम किसे कहते हैं? बेटा नीलम और नील दो अलग अलग चीजें होती हैं। नील होती है जो कपड़े कपड़े को डाई करने के लिए कलर इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू कलर का, उसको नील कहा जाता है। और नीलम होता है, नीलम नाम का एक पत्थर होता है, एक प्रीशियस स्टोन होता है जिसको अंगूठियों वगैरह में लगाया जाता है या ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। वो खूबसूरत पत्थर होता है, उसको नीलम कहा जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे सेटलमेंट के ऊपर। 1822 में, देखिए 1820 में मद्रास में और बॉम्बे में ये वाला रैयतवाड़ी सेटलमेंट लगाया गया। और 1822 में यूपी का इलाका, बनारस को हटा के, क्योंकि बनारस ऑलरेडी बंगाल वाले रूल के हिसाब से चल रहा था, तो बनारस को हटा के यूपी का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका और कुछ एरिया पंजाब का, इन तीन जगहों पर महलवारी सेटलमेंट लगाया गया। अब महलवारी सेटलमेंट क्या है? जैसे हमने समझा था कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट रैयत शब्द से बना है, महलवारी सेटलमेंट बना था महल शब्द से। अब महल कह सकते हैं आप, महल भी कह सकते हैं। महल का मतलब क्या होता था? महल का मतलब होता था गांव। तो एक गांव को कहा जाता था महल। अब क्या किया अंग्रेजों ने, यहाँ पे एक नए सिस्टम देखो, अंग्रेज जो थे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के सिस्टम चला रहे थे। तो इन्होंने यूपी वाले एरिया में, यूपी और मध्य प्रदेश वाले एरिया में ये किया कि अलग टैक्स की पॉलिसी चलाई। यहाँ पे क्या पॉलिसी चलाई? यहाँ पे पॉलिसी ये चलाई कि अंग्रेजों ने बजाय किसानों के ऊपर टैक्स लगाने के पूरे गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया, जो विलेज हेडमैन होते थे जिनको लंबरदार कहा जाता था, लंबरदार को बुलाया और बुला करके कहा देखो भाई तुम्हारा गांव इतना बड़ा है तो पूरे गांव के ऊपर मैं इतना टैक्स लगा रहा हूं, आपको पूरे गांव की तरफ से इतना टैक्स जमा करना है। तो गांव का हेडमैन यानी गांव का लंबरदार अपने गांव जाएगा, गांव के किसानों से खेती करवाएगा, उनसे टैक्स इकट्ठा करेगा, और पूरे गांव से जब टैक्स इकट्ठा हो जाएगा तो वो आकर के दे देगा अंग्रेजों को। अब क्या हुआ? इससे किसानों को उम्मीद नजर आई थी कि उनको फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा हो जाएगा? क्योंकि लंबरदार जो होता था वो गांव का हेड होता था, और गांव का हेड गांव के लोग चुना करते थे। और उम्मीद ये लगाई गई थी कि गांव का जो हेड होगा यानी गांव का जो सरपंच है वो गांव के भले की बात करेगा, क्योंकि गांव के सरपंच को गांव के ही लोग चुनते हैं। अगर भले की बात नहीं करेगा तो उसे निकाल दिया जाएगा, अगली बार किसी और को सरपंच बना दिया जाएगा। और यही कोशिश भी थी गांव के सरपंचों की, यानी गांव के लंबरदार की कोशिश भी यही होती थी कि हम यही करें कि हम लोगों का भला करें। मगर और उसके लिए गांव के लंबरदार ने क्या किया कि जितने भी गांव की प्रॉपर्टी थी उस सारी जमीन को मेजर किया, उसका नाप लिया। नाप लेने के बाद ये देखा कि किस जमीन में ज्यादा फसल उगती है, किस जमीन में कम फसल उगती है। ज्यादा फसल वाली जमीन पे ज्यादा टैक्स लगाया गया, कम फसल वाली जमीन पे कम टैक्स लगाया गया। ये इसीलिए लगाया गया ताकि जो कम फसल वाला इंसान है उसके ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। और साथ ही साथ में गांव के अलग अलग जो कैटेगरी के लोग थे उनकी अपनी अपने क्या क्या अधिकार थे, उन सब सारे अधिकारों को ध्यान में रखा गया। मगर हुआ क्या? ये सारी चीजें उम्मीद लगाई गई थी कि गांव के लोगों के लिए भला करेगी, मगर अंत में कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने गांव में टैक्स की कीमत को इतना ज्यादा हाई कर दिया, लगभग लगभग कुछ कुछ एरियाज में 90% पैसा टैक्स में चला जाता था। यानी कि गांव की खेती से जितना भी गांव के पास पैसा आया है वो सारा पैसा गांव का, आमतौर पर उसका 90% पैसा सिर्फ और सिर्फ किस में चला जाता था? टैक्स पे करने में चला जाता था। जब इतना हाई टैक्स रखा गया और साथ में सरकार कंपनी ने यह भी कहा कि हम इस टैक्स को बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे, यानी बार बार बढ़ाते भी रहेंगे। ऑलरेडी जब कोई चीज हाई है फिर उसको और ज्यादा हाई कर दिया गया, तो गांव के लोगों की हालत खराब होने लगी, किसानों की हालत खराब होने लगी। और इसका नतीजा क्या हुआ? ये जो 3 सेटलमेंट लगाए गए इनसे गांव के लोगों की कंडीशन सही नहीं हुई बल्कि खराब होती चली गई।
और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि लोग एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने लगे, यानी लोग खेती को कमर्शियलाइज करने लगे। कमर्शियलाइज करने से क्या मतलब है? कमर्शियलाइज करने से मतलब है कि लोग वही फसल उगाने लगे जिसको जल्दी से मार्केट में बेचकर पैसा आए और उस पैसे से फॉरेन टैक्स पे कर दिया जाए, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, अगर टैक्स पे नहीं कर पाएंगे तो सरकार उनकी जमीन को बेच सकती है। इस वजह से किसानों ने आमतौर पे वो फसलें उगाना शुरू कर दी जिनको जल्दी से बाजार में अगर बेच देगा तो उसको फौरन पैसा मिल जाएगा। और वो फसलें कौन सी होती थी? वो फसलें वो होती थी जिनका फैक्ट्रियों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जिनसे अलग अलग तरह के सामान बनाए जाते थे और उन सामानों को बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था। इस वजह से किसानों ने अपनी फसल अपने लिए चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, इस तरीके की जो अलग अलग फसलें होती थी उनको उगाना बंद कर दिया और ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ और सिर्फ वो फसलें उगाने लगे जो कैश क्रॉप्स थे। कैश क्रॉप उन फसलों को कहा जाता है जिनको फौरन बेचो और बेचने के बाद कैश मिल जाए। तो पहला असर क्या हुआ कि या इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, वो फसलें उगाई जाने लगी जिनको फौरन बेच करके कैश मिल सकता है, ताकि कैश जो है वो दे करके किसान जल्दी से टैक्स पे कर दे। दूसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ लैंड। इस पैराग्राफ में बताया गया है, इसमें और ऊपर वाले पैराग्राफ में, अगले अगले कॉलम के यानी इस वाले पैराग्राफ में, इन पैराग्राफ ओ सॉरी इन पैराग्राफ में, हाँ, इन पैराग्राफ में बताया गया, इस पैराग्राफ में कि लैंड को कमर्शियलाइज कर दिया गया, यानी फसलें भी कमर्शियलाइज हो गई, वही फसलें उगाई जाएंगी। कमर्शियलाइज का मतलब है कि वो चीजें जिनको जो मार्केट के लिए बनाई गई हैं, वो चीजें जिनको बेचो और जल्दी से पैसा मिले। तो फसलें कमर्शियलाइज हो गई, वही फसलें उगाई जाने लगी जो मार्केट में ज्यादा बिकती थी। जमीन कमर्शियलाइज हो गई। कमर्शियलाइजेशन जमीन हो गई मतलब जमीन जो अब तक हेरिडिटरी हुआ करती थी, बाप से बेटे को जाती थी, बेटे से उसके बेटे को जाती थी और हर जनरेशन को ट्रांसफर होती जाती थी जमीन, लोगों की पुश्तैनी जमीन होती थी, बाप की, दादा की, खानदानों की जमीन हुआ करती थी, वो जमीन अब लोगों के पास नहीं बचती थी, वो कमर्शियल बन चुकी थी। उसको फौरन अगर कहीं पे भी कुछ कमी पाई जाती थी, जमीन को, लोगों की जमीन को, किसानों की जमीन को बेच दिया जाता था। यानी लैंड का कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया, लैंड को एक बेचने वाली चीज बना दिया गया, कमोडिटी बना दिया गया कि उसे बड़ी आसानी से बेच दो, शाम तक टैक्स पे नहीं किया, सुबह को जमीन बेच दो। ये दूसरा नुकसान हुआ। तीसरा नुकसान आपको बताया गया है इस पेज पे, और वो तीसरा नुकसान क्या है? वो तीसरा नुकसान ये है कि उन फसलों की, जिन फसलों की बाहर की मार्केट में ज्यादा डिमांड थी, उसका फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाया जाने लगा। यानी अगर किसान खुद नहीं उगाना चाहता है अपनी जमीन पे वो फसल जिस फसल को मार्केट में आसानी से बेचा जा सके, तो अंग्रेजी सरकार यानी कंपनी जबरदस्ती किया करती थी किसानों के साथ कि उनको वही ही फसल उगाना पड़ेगी जिस फसल की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। और वो क्या है? वो है, जैसे शुरुआत में ओपियम की और इंडिगो की डिमांड होती थी इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिगो कहा जाता है नील को, जिसके बारे में अगली क्लास में हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि नील क्या होता है और नील का कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। ओपियम बता दूं, ओपियम होता है एक ऐसा पदार्थ जो कि ड्रग होता है, उस ड्रग का नशा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आरुष, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज डोंट बी इम्पेशेंट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, लेकिन डिस्कशन के बीच में मैं आंसर नहीं कर सकता, मैं अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। ओपियम उस ड्रग को कहा जाता है जिस ड्रग को उस ड्रग का आमतौर पे या तो लोग नशा करने के लिए इस्तेमाल करते थे या ड्रग का इस्तेमाल किया जाता था कुछ दवाइयां बनाने के लिए। तो ओपियम और इंडिगो जबरदस्ती उगवाई जाती थी किसानों से, किसानों को मार पीट के फोर्स किया जाता था कि तुम ओपियम उगाओ या इंडिगो उगाओ। ओपियम को बेच दिया जाता था चाइना में, चाइना चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और चाइना से खरीदी जाती थी चाइनीज टी यानी चाइनीज चाय। सेकंड, बाद में क्या किया जाने लगा? बाद में फोर्स की जाने लगी कि भाई किसानों से कहा जाता था तुम जूट उगाओ या कॉटन प्लांट्स उगाओ या रबर प्लांट्स उगाओ, रबर के पेड़ या कॉटन के फसल या फिर जूट की फसल उगाओ अपने खेतों में। अब किसानों किसानों के ऊपर आप देखेंगे ना तो अपनी जमीन का अधिकार बचा, ना ही उस जमीन पर क्या फसल उगाना है इस चीज का अधिकार बचा। और किसान पूरे तरीके से, जब भी अगर कोई फसल खराब हो जाती थी तो मनी लेंडर्स के यानी पैसा देने वाले लोगों के कब्जे में जकड़े जाते थे। इसके दो नुकसान हुए। पहला नुकसान क्या हुआ?
अगर जो ऊपर वाली फसलें हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, अगर किसान वो फसल उगाते थे और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड होती थी, तब तो अच्छा होता था, किसानों का भला हो जाता था। लेकिन इन चीजों की अक्सर ऐसा होता था कि डिमांड लो हो जाया करती थी। तो जब डिमांड लो होती थी, तो ये जो फसलें इन्होंने उगाई हैं, रबर, जूट, कॉटन, या क्या बोलते हैं, दिस थिंग, इंडिगो, ओपियम, अगर ये उगाया उन्होंने और उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो वो कहीं बिकती नहीं थी। जब वो बिकती नहीं थी, तो फसल बिकती नहीं थी, तो किसान के पास कैश नहीं होता था, और जब कैश ही नहीं होता था, तो इंसान भूख से मरने लगता था। और यही वजह हुई कि अंततः बंगाल फैमिन से जो कहानी शुरू हुई थी, बंगाल फैमिन से 1770 में जब बंगाल फैमिन हुआ, तो फिर कंपनी ने अपने हाथ में सारा काम काज लिया और नए तरीके के सेटलमेंट्स बनाए, ये बोलते हुए कि किसानों का भला किया जाएगा। उन्हीं सेटलमेंट्स ने लोगों का इतना नुकसान कर दिया कि 1943 में फिर से बंगाल में ही फैमिन हुआ, बंगाल में ही भुखमरी हुई, और इसी के साथ कंपनी का रूल खत्म हो गया, अंग्रेजों का रूल एक तरीके से खत्म हो गया। बात आई समझ में? जो कहानी भुखमरी के साथ शुरू हुई थी, अंग्रेजों ने कोई किसानों की जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाया, वही कहानी 1943 में दोबारा से भुखमरी हुई, और दोबारा से लोग जब मारे गए, तब जाकर के ये अंग्रेजों की हुकूमत बंगाल में खत्म हुई। इसकी वजह से किसान 200 150 सालों में इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, सॉरी 100 सालों में, 90 सालों में इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि 1860 में बंगाल में सारे किसानों ने बिना हथियारों के एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाया, और हाथ से हाथ मिला करके कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज उन्होंने उठा ली, और इसकी वजह से पहला विद्रोह किया, पहला रिवोल्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे नील विद्रोह कहा जाता है, यानी इंडिगो रिवोल्ट कहा जाता है। वो क्या था, उसके बारे में हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे। अब आ जाते हैं आप लोगों के सवालों पर। 2 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों के सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। एक बार बस हल्का से समझ लीजिए कि आज की क्लास में मैंने आपको तीनों सेटलमेंट एक्सप्लेन किए, उससे किसानों की जिंदगी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा था वो बताया, और 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया गया, लैंड को कमर्शियलाइज कर दिया गया, और फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाया गया, यानी जबरदस्ती खेती करवाई गई, और इसकी वजह से लोग अंततः उसी स्थिति पर आ गए, यानी आखिर में लोग उसी स्थिति पर आ गए जहां से कहानी शुरू हुई थी। भुखमरी से शुरू हुई थी बात, और दोबारा भुखमरी हो गई, और दोबारा बंगाल के जितने किसान थे वो भुखमरी का शिकार हुए, और कई लोग भुखमरी से मारे गए। श्रेया का कहना है, सर व्हाट वाज द नीड ऑफ महलवारी सेटलमेंट, दे कुड इंट्रोड्यूस रैयतवारी सेटलमेंट इवन इन यूपी। सर यूपी में भी रैयतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, महलवारी सेटलमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? महलवारी सेटलमेंट को एक्चुअल में ऐसा था कि अलग अलग एरियाज के अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे, श्रेया, और गवर्नर्स जो होते थे वो आम तौर पे क्या करते थे कि अपने आप को अलग दिखाने के लिए वो अलग अलग पॉलिसीज लेकर के आ जाया करते थे। तो अगर आप देखेंगे कि तीनों पॉलिसीज को अलग अलग लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। रैयतवारी सेटलमेंट को थॉमस मुनरो ने किया था, जबकि होल्ट मैकेंजी ने महलवारी सेटलमेंट किया था, और उनको ये लगा था कि महलवारी सेटलमेंट से मैं और ज्यादा कुछ बेहतर काम करूंगा जिससे हमारा रेवेन्यू ज्यादा अच्छे तरीके से कलेक्ट हो सके। आर्यन कह रहे हैं कि क्या सर लंबरदार भी वही रोल प्ले कर रहे हैं जो जमींदार पहले रोल प्ले कर रहे थे? जमींदार में और लंबरदार में बेटा बस इतना फर्क है कि लंबरदार एक तरीके से जनता को जवाब दे था, क्योंकि लंबरदार को मालूम था कि अगर जनता का साथ नहीं देगा तो वो अपनी उसको उसके पंचायत से, उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, सरपंच की पोस्ट से हटा दिया जाएगा अगले इलेक्शंस में, क्योंकि सरपंच जो थे वो लोग आमतौर पर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ही चुना करते थे, डिसाइड क्या करते थे वोटिंग करके कि कौन उनके गांव का सरपंच बनने वाला है। बाकी हाँ, जमींदार की तरह ही एक तरीके से हो गए थे, क्योंकि लंबरदार को भी एक वक्त में मजबूरी में किसानों के ऊपर जुल्म करके ही उनसे टैक्स लेना पड़ता था, जिनके